हेलो एवरीवन। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत करता है। तो बच्चों, आप लोग होली होली खेलकर हाई रहे हो। मन भले ना लग रहा हो लेकिन मन लगाइएगा। फिर से वापस आते हैं हम लोग पढ़ाई पे। पढ़ाई की जाए। और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ रहे थे? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि लिविंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, टेक्सोनमी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, हायरार्की, एग्जांपल्स, सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आने के भी पूरे चांसेज हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप भी देखें, पूरा चैप्टर अगर मन से पढ़े हैं तो कितना सही सही आंसर दे लेते हैं। खुद से खुद को जज करिएगा, बाकी आंसर तो बताएंगे ही। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इंटरब्रीडिंग बिटवीन टू पॉपुलेशन कैन अकर इफ दे बिलोंग्स टू द सेम। चलिए बताइए, आप पढ़े हैं आप? कौन सा ग्रुप है या कौन सा टेक्सॉन है जिनके दो डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में क्रॉस कर सकते हैं, इवन अपना इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं? बात किए थे हम प्रीवियस क्लास में। तो नन अदर देन स्पीसीज, नन अदर देन स्पीसीज। हम आपको डिस्कस किए ही थे कि स्पीसीज कहते हैं किसको हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are sexually isolated from other group of स्पीसीज भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो दूसरे ग्रुप से सेक्सुअली आइसोलेटेड हो, मींस दैट आपस में ये क्रॉस कर सकते हैं। वैरायटी भले डिफरेंट हो जाए बट स्पीसीज डिफरेंट नहीं होगी। तो यहां पे जो डिफरेंट की बात कर रहा है वो एक्चुअल में वैरायटी है। टू पॉपुलेशन का मतलब कि ह्यूमन बींग्स के या किसी के भी दो डिफरेंट वैरायटी हैं, वो आपस में क्रॉस कर सकती हैं। और क्रॉस करने की पूरी पॉसिबिलिटी तब है, इंडिविजुअल्स तब प्रोड्यूस हो सकते हैं जब वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिए, काफी आसानी से आप लोग दे लेंगे। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड। और किसी टाइप का हो, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, कैटेगरी का अरेंजमेंट क्या होता है? कैटेगरी का अरेंजमेंट क्या होता है? क्लासिफिकेशन तो हो नहीं सकता। कि ये तो सिलेबस के ही बाहर है, पहले था लेकिन अब रिड्यूस हो चुका है। बची दो चीजें, हायरार्की एंड टेक्सोनमी। इन्हीं दोनों में हम होते हैं कंफ्यूज। लेकिन टेक्सोनमी को आपने देखा है कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनमी। कैटेगरी के अरेंजमेंट की बात नहीं किया था वो। तो कैटेगरी के सीरीज को क्या बोलते हैं हम? हायरार्की। हायरार्की का मतलब ही होता है क्या? सीरीज। क्या होता है? सीरीज। तो चाहे डिसेंडिंग सीरीज हो चाहे असेंडिंग सीरीज हो, उनको हम क्या बोलेंगे? हायरार्की। आसान लग रहा होगा, आप लोग भी आंसर दे ही ले रहे होगे, मस्त एकदम। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो चाहे बोर्ड लेवल को, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप मन से चैप्टर को पढ़े हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। हाँ, अभी आपने रिसेंट में दिक्कत कहां आती है कि अभी आपने रिसेंटली चैप्टर को पढ़ा है। जब रिसेंटली पढ़ा है तो सारी चीजें माइंड में है आपके अभी, लेकिन कुछ समय के बाद ये चैप्टर ही पूरी तरीके से वास्ट हो जाएगा। तो उसका बस एक ही तरीका है, कंटिन्यू रिवीजन, रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन। अगर आप रिवीजन से लापरवाही नहीं किए हैं तो सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले हो किसी भी चैप्टर के। तो आप बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि 2 चैप्टर कम भले पढ़िएगा बट रिवीजन का टाइम जरूर निकालिएगा। बिना रिवीजन के आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं कि सारी चीजें एक बार पढ़ लिए तो एकदम स्टोर हो गया, कभी डिलीट नहीं होगा। तो हम अगर याद कर सकते हैं तो हम भूलते भी हैं, तो बार बार याद करने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्पीसीज एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय। सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि स्पीसीज टर्म किसने दिया है। तो चैप्टर में हमने न तो हक्सले की बात की थी, न तो कंडोले की बात की थी, न तो जॉन रे की बात की थी। जब तीनों की बात ही नहीं की तो बचा कौन? लिनस। ये है सही आंसर। एक्चुअल में स्पीसीज टर्म सबसे पहले यूज ही किया था लिनस ने। अरे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी ही वही बनाए हैं। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या हायरार्की सीरीज ही कौन दिया है? कैरोलस लिनस नहीं दिया है। जब कैरोलस लिनस नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है कि स्पीसीज टर्म भी तो वही दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ICBN देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। एक सेकेंड। और भैया बढ़िया। अरे ठीक है। चलिए तो देखिए आईसीबीएन को जब हम बता रहे थे तभी बताए थे कि आईसीबीएन अपने नाम से ही खेलता है। आईसीबीएन इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए चारों एक ही जैसा लग रहा है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अभी आप रिसेंट में पढ़े हो तो आपको चीजें याद हैं कि नहीं आंसर कौन सा होगा, लेकिन कुछ दिन बीतते ही ये कंफ्यूज हो जाओगे आप कि नहीं आंसर इसमें से कौन सा सही है। तो इसलिए बोल रहे हैं रिवीजन जरूरी है। तो आंसर है इसका इंटरनेशनल। इसमें भी आंसर नहीं सही है क्या? इसमें चारों, हाँ पहला आंसर सही है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। 2 होते थे, ICBN, ICZN। ये प्लांट के लिए और ये एनिमल के लिए। उसी तरीके से आपको कल्टीवेटिंग प्लांट का भी बताए थे, वायरस का भी, बैक्टीरिया का भी, लेकिन मोस्टली ये दोनों इंपॉर्टेंट, ICBN एंड ICZN। B फॉर बॉटनिकल और यहां पे Z फॉर जूलॉजिकल। इन दोनों चीजों को बस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैज अ रियल एग्जिस्टेंस। कौन रियली में प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करता है।
ग्राउंड लेवल पे इनमें से कौन एग्जिस्ट करता है? किंगडम एग्जिस्ट करता है कि फाइलम की जीनस की स्पीसीज? तो ग्राउंड लेवल पे जिसका एग्जिस्टेंस है वो है स्पीसीज। ये सब तो डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप्स हैं, फाइलम हो, किंगडम हो या जीनस हो, ये तो उन्हीं के ग्रुप्स हैं। जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एग्जिस्ट करते हैं वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कौन एग्जिस्ट करते हैं? बस स्पीसीज। करेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सब तो एग्जिस्ट करते हैं, किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, बट ग्राउंड लेवल पे बस स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हम ग्रुपिंग बना देते हैं स्पीसीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खुद से खुद को नंबर देते रहिए चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, means that कि बोल रहा है अनएक्सेप्शनली, मतलब बिना किसी एक्सेप्शन के किस ग्राउंड पे हम बोल सकते हैं कि यही बता रहा है कि लिविंग नॉन लिविंग से 100% डिस्टिंग्विश किया जा सकता। कोई एक कैरेक्टर पकड़ना है और उस बेसिस पे ये बता देना है कि इस बेसिस पे लिविंग नॉन लिविंग से अलग है। तो चलिए, पहला रिप्रोडक्शन। हमने रिप्रोडक्शन को पहले ही बताया था, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। एक्सेप्शन भी बताए थे आपको। ग्रोथ और मूवमेंट, ये भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, इनके बेसिस पे भी 100% आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। फंसेंगे आप इन दोनों ऑप्शन में, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। इस ऑप्शन में अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस होता तो 100% आंसर यही होता, बट आगे मेंशन कर दिया है टू टच, और हम रिस्पॉन्सिवनेस को क्या पढ़े हैं? कॉन्सियसनेस। और कॉन्सियसनेस को हमने क्या पढ़ा है? डिफाइनिंग कैरेक्टर। मींस दैट कि कॉन्सियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस ये तो डिफाइनिंग कैरेक्टर है, मींस दैट इसका होना ही लिविंग या नॉन लिविंग को 100% क्लियरिफाई कर देता है। तो आंसर यही होना चाहिए था, लेकिन काम कहां पे गड़बड़ हो गया है? ये टू टच लगाकर। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म कॉन्सियसनेस शो करते हैं सब टच के रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं। कोई केमिकल के रिस्पेक्ट में करता है, कोई एयर के रिस्पेक्ट में करता है, कोई ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में करता है, कोई न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में करता है। तो सब टच के ही रिस्पेक्ट में कॉन्सियसनेस शो नहीं करते हैं या रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आंसर तब आपका क्या हो जाएगा? इंटरैक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाइग्राम इज वन स्पीसीज ऑफ जीनस। ये तो एग्जाम्पल में आपको करवाए हुए हैं हम। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड लाइन में मिल जाएगा। डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो नाइग्राम वर्ड आपको दिख जाएगा। लेकिन बात है कि नाइग्राम किससे बिलोंग करता है? वन स्पीसीज ऑफ जीनस। किस जीनस का है ये स्पीसीज? तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे जब कि आलू मीन्स दैट पोटैटो, ब्रिंजल, मकोय, ये तीनों ही एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज सोलेनम।
सोलेनम। आलू क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल क्या है? सोलेनम मिलोंजिना। मकोई क्या है? सोलेनम नाइग्रम। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि नाइग्रम किससे बिलोंग कर रहा है, तो सोलेनम स्पीसीज से, सॉरी सोलेनम जीनस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Who gave the nomenclature according to which humans are called Homo sapiens? किसके नेमिंग के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग को क्या बोला जाता है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस किस टाइप का नेमिंग है? दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, होमो एंड सेपियंस। और टू वर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, सॉरी टू वर्ड नेमिंग सिस्टम या नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनस ने। तो होमो सेपियंस भी तो उसी टू कैटेगरी का ही रूप हमें दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि होमो सेपियंस की भी बात किसने की होगी? कैरोलस लिनस ने। इनके बारे में आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मेंडल का तो टेक्सोनॉमी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, डार्विन का भी नहीं, अरिस्टोटल के टाइम पे नॉमेनक्लेचर जैसी कोई चीज ही नहीं आई थी। इतना जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। सिर्फ आपको होमोसेपियंस दिख रहा है, मींस दैट टू वर्ड दिख रहे हैं, मींस दैट बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनस ने। चलिए ये क्वेश्चन तो आप एकदम आसानी से कर लेंगे। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ, बच्चों वाला क्वेश्चन। ऑर्डर का है कि जीनस का है कि स्पीसीज का है कि टैक्सोनॉमी का है? तो नाम में ही छुपा हुआ है, टैक्सॉन मीन्स द टैक्सोनॉमी। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। अभी बहुत इजी लग रहा है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और लोग फंसे हुए हैं। चलिए अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिला। चलिए इसको अरेंज करिए। एक साइड है फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस। दूसरे साइड है ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसन में स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, पॉलीमोनियल्स, सोलेनम, प्लांटी, सोलेनेसी। एक तो ऑप्शन है आपके पास कि सब पता है तो ठीक, तब तो आंसर आप लगा लोगे। अगर सब नहीं पता है तो क्या किया जाए? तो यहां पर क्वेश्चन बनाने वाला भी जानता है कि हमें सब नहीं पता है, वो खेलता ही ऑप्शन के साथ है, दिमाग के साथ खेलता है। जैसे देखिए यहां पे आप प्लांटी तो सुने ही होंगे, सब नहीं भी पता है लेकिन एकदम बेसिक 9th-10th से ही सुने होंगे कि प्लांटी एक किंगडम है। क्या है? एक किंगडम। अब किंगडम है तो यहां पे देखिए चौथा का आंसर क्या है? बी। अब सिर्फ ये खोजिए कि चौथा का बी कहां है? यहां है। क्या कोई और ऑप्शन है जिसमें फोर्थ का बी दिख रहा है? तो आंसर ही आपका यही है। वो सिर्फ खेला है आपके दिमाग के साथ, चार अलग अलग चीजें देकर कि आपको सब पता है कि नहीं। आप तो देखते ही अरे हमको नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। सिर्फ प्लांटी अगर आप जानते हैं कि नहीं प्लांटी क्या होता है, किंगडम होता है, नहीं 5 किंगडम ही होते हैं, सुने होंगे। नहीं भी पता है पांचों तो प्लांटी और एनिमेलिया तो पता ही होगा, दिख गया। बाकी किसी में भी नहीं है, चौथे का आंसर बी। अब यहां से आप क्लियर भी हो गए कि तीसरे का ई, तीसरे का ई सोलेनम। आपको चैप्टर पढ़ाते समय अभी एक क्वेश्चन पहले ही आपने देखा कि सोलेनम क्या है?
जीनस है। सोलेनेसी, जिसके प्लांट के केस में जिसके भी लास्ट में एसी आ जाए वो समझ जाइएगा कि फैमिली है। किसी में भी आ जाए एसी वो फैमिली ही है। तो पांचवें का ए, देखिए पांचवें का ए है कि नहीं इसमें। और क्या बच गया, एल्स। जिसके भी लास्ट में प्लांट के केस में एल्स आता है, आंख बंद कर कर समझ जाइएगा कि जिसके भी लास्ट में एल्स आया तो वो ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर है। मिला लीजिए। दूसरे का सी, देखिए दूसरे का सी है कि नहीं, तो आंसर आपका ए। बचा क्या, पहले का डी, स्पीसीज ट्यूबरोसम। बार बार आलू का नाम तो सुने ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, ट्रिकी। ये भी एग्जाम्पल के साथ, सॉरी ऑप्शन के साथ ही खेला हुआ है। और ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं पेपर में, वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे। चलिए देखिए, आपको सबको याद नहीं रखना है, इंसेक्टा क्या है, म्यूसिडी क्या है, डिप्थेरिया क्या है। सिर्फ आपका काम एक ही से हो जाएगा, फाइलम से। इसमें कौन है जो फाइलम है, तो फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा, एकदम जनरल है। हालांकि अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो इन सब टॉपिक्स पे अभी गए नहीं होंगे, अगर 9th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो 1 2 3 चैप्टर तक आप सब्र करिए, ये सब एकदम इजी हो जाएगा। तो फाइलम, फाइलम इनमें से कौन है, आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन हम मानते हैं, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो ये अभी आप इस चैप्टर में पढ़े नहीं हो, फिर भी एक बार कोशिश करिएगा। तो फाइलम हो गया क्या, आर्थ्रोपोडा। मींस दैट डी का दूसरा, सिर्फ खोजिए डी का दूसरा किसमें है, और डी का दूसरा मिलते ही आंसर टिक कर दीजिए। बाकी सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ याद रखते हैं तो अच्छी बात है। इंसेक्टा क्या है, ये क्लास होता है। ऑर्डर क्या है, यहां से ही आपको मिल गया, ए का तीसरा, बी का पहला, मिल गया। लेकिन पूरा जानने की कोई जरूरत थी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमें बस फाइलम पता था, फाइलम से हमने देख लिया आर्थ्रोपोडा, और ऑप्शन में एक ही ऐसा जगह ही है जहां पर फाइलम आर्थ्रोपोडा से मैच कर रहा है, बस हो गया। तो चलिए इस तरह के और क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिएगा, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन लगाइए, चाहे बोर्ड पर्सपेक्टिव्स के थ्रू, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल पे। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और नया चैप्टर हमारा क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।